राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथा काबुली वाला। तो आइए शुरू करते हैं। 5 बरस की मेरी छोटी लड़की मिनी थी। उससे क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 साल लगाया था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती है, उस समय का एक भी पल वह खामोश रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ कभी कभार धमकाकर उसका मुंह बंद करा देती, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी अगर खामोश रहे तो वह ऐसी अजीब सी लगती है कि मुझसे उसकी खामोशी ज्यादा देर तक सही नहीं जाती। सही कारण यही है कि उसके साथ मेरी बातचीत कुछ अधिक उत्साह के साथ चलती है। सवेरे मैं अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखने ही जा रहा था कि मिनी ने आकर कहना शुरू कर दिया, बाबू, रामदयाल दरबान काका को कौवा कह रहा था। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबा? विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के बारे में मैं उसे कुछ ज्ञान देने वाला ही था कि उसने दूसरी बात छेड़ दी। सुनो बाबू, भोला कह रहा था कि आसमान से हाथी सूंड से पानी बिखेरता है, तभी बारिश होती है। ओ माँ, भोला झूठ मोटी इतना बोलता है, बस बोलता ही रहता है, दिन रात बोलता रहता है बाबू। इस बारे में मेरी राय के लिए जरा सा भी इंतजार किए बिना वह चट से पूछ बैठी, क्यों बाबू, अम्मा तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन कहा, साली, और मुंह से कहा, मिनी, तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी बहुत काम करना है मेरे। लिखने की मेज के पास मेरे पैरों के निकट बैठ गई और दोनों घुटने और हाथ हिला हिलाकर फुर्ती से मुंह चलाते हुए रटने लगी, अगड़म बगड़म घोड़ा डुमसाजे। उस समय मेरे उपन्यास के 17वें अध्याय में प्रताप सिंह कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार की ऊंची खिड़की से नीचे नदी के पानी में कूद रहे थे। मेरा करा सड़क के किनारे था। यकायक मिनी अक्को बक्को 3 तिलक को खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर गई और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। गंदे से ढीले से कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोली लटकाए और हाथ में अंगूर की 2-4 पेटियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमे चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बिटिया रानी के मन में कैसे भाव जगे होंगे, यह बताना टेढ़ी खीर है, पर वह जोर जोर से उसे पुकार रही थी। मैंने सोचा अभी कंधे पर झोली लटकाए एक आफत मेरे सिर पर आकर सवार होगी और मेरा 17वां अध्याय खत्म होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी की पुकार पर जैसे ही काबुली ने हंसकर अपना चेहरा घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा, वैसे ही मिनी जान छुड़ाकर अंदर की ओर भागी और गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा जम गया था कि झोली ढूंढने पर मिनी जैसे और भी 2-4 जीवित इंसान मिल सकते हैं। काबुली ने आकर हंसते हुए सलाम किया और खड़ा रहा। मैंने सोचा, हालांकि प्रताप सिंह और कंचनमाला दोनों की दशा बड़ी मुसीबत में है, फिर भी इस आदमी को घर बुलाकर कुछ न खरीदना ठीक न होगा। कुछ चीजें खरीदी, उसके बाद इधर उधर की चर्चा भी होने लगी। अब्दुल रहमान से रूस अंग्रेज सरहदी रक्षा नीति पर बातें होती रही। अंत में उठते समय उसने पूछा, बाबूजी, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर खड़ी हो गई। संदेह भरी नजरों से वह काबुली का चेहरा और उसकी झोली की ओर देखती रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने किसी तरह से भी नहीं लिया। दुगने डर से वह मेरे घुटनों से चिपकी रही। पहला परिचय कुछ इसी तरह हुआ। कुछ दिनों के बाद एक सवेरे किसी आवश्यक काम से घर के बाहर निकला तो देखा मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी बेहिचक बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में क्रम के अनुसार अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा है। मिनी के 5 साल की उम्र का अनुभव में बाबू के अलावा ऐसा धैर्य रखने वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा, उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे सब क्यों दिया? ऐसा मत करना। इतना कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर मैंने उसे दे दी।
उसने बेझिझक अठन्नी लेकर झोली में डाल ली। घर लौटकर मैंने देखा उस अठन्नी को लेकर बड़ा हो हल्ला हो शुरू हो चुका था। मिनी की माँ एक सफेद चमचमाता गोलाकार पदार्थ हाथ में लेकर डांटकर मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी ने कहा, काबुली वाला ने दी है। उसकी माँ बोली, काबुली वाले से तू अठन्नी ली है क्यों? मिनी रुआसी होकर बोली, मैंने मांगी नहीं, उसने खुद ही दी। मैंने आकर मिनी को उसके पास खड़ी मुसीबत से बचाया और बाहर ले आया। पता चला कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात ही हो। ऐसी बात भी नहीं। इस बीच वह रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के मासूम लोभी हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी बंधाई बातें और परिहास होता रहा। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उससे पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमान बेमतलब नकियाते हुए जवाब देता, हाथी, यानी उसकी झोली के भीतर हाथी है। यही उनके मजाक का सूक्ष्म सा अर्थ था। अर्थ बहुत ही सूक्ष्म हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस मजाक में दोनों को बड़ा मजा आता। सर्दियों की भोर में एक सयाने और एक कम उम्र बच्ची की सरह हंसी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती। दोनों में एक बात और चल रही थी। रहमान मिनी से कहता, खोकी, तो कभी ससुराल मत जाना। हाँ, बंगाली परिवार की लड़कियां बचपन से ही ससुराल शब्द की जानकार हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा आधुनिक होने के कारण मासूम बच्ची को ससुराल के बारे में सचेत नहीं किया था। इसलिए रहमान की बातों का मतलब वह साफ साफ नहीं समझ पाती थी, लेकिन बात का कोई जवाब दिए बिना चुप रह जाना उसकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। वह पलटकर रहमान से पूछ बैठती, तुम ससुराल जाओगे? रहमान काल्पनिक ससुर के प्रति अपना बहुत बड़ा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को बहुत मारेगा। यह सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अजनबी प्राणी की दुर्दशा की कल्पना कर खूब हंसती। सर्दियों के सुहावने दिन थे। पुराने जमाने में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैंने कलकत्ता छोड़कर कहीं नहीं गया। शायद इसलिए मेरा मन दुनिया भर में घूमा रह करता है, जैसे मैं अपने घर के की कोने में हमेशा से बसा हुआ हूँ। बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। किसी देश का नाम सुनते ही मन वही दौड़ पड़ता है। किसी विदेशी को देखते ही मेरा मन फौरन नदी, पहाड़, जंगल के बीच एक कुटिया का दृश्य देख रहा होता है। उल्लास से भरे स्वतंत्र जीवन का एक चित्र कल्पना में जाग उठता है। इधर मैं भी इतना सुस्त प्रकृति यानी कुन्ना किस्म का हूँ कि अपना घर छोड़कर जरा बाहर निकलने का ही कटु अनुभव होने लगता है। इसीलिए सवेरे अपने छोटे कमरे में मेज के सामने बैठकर काबुली से गप्पे लड़ाकर बहुत कुछ सैर सपाटे का उद्देश्य पूरा कर लिया करता हूँ। दोनों ओर उबड़ खाबड़ दुर्गम जले हुए लाल लाल ऊंचे पहाड़ों की माला, बीच में पतले रेगिस्तानी रास्ते और उन पर मुसाफिरों से लदे ऊंटों के काफिले चले जा रहे हैं। किसी के हाथ में बर्छी है तो किसी के हाथ में पुराने जमाने की चकमक पत्थर से दागी जाने वाली बंदूक। काबुली अपने बादल गर्जन के स्वर में खिचड़ी भाषा में अपने वतन के बारे में सुनाता रहता और यह चित्र मेरी आंखों के सामने काफिलों के समान गुजरता चला जाता। मिनी की माँ बड़ी ही वहमी आदत की है। रास्ते पर कोई आहट होते ही उसे लगता कि दुनिया भर के शराबी मतवाले हमारे ही घर की ओर भागते चले आ रहे हैं। यह दुनिया हर कहीं चोर, डाकू, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुअरों, तिलचट्टों और गोरों से भरी हुई है, यही उसका ख्याल है। इतने दिनों से, हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, दुनिया में रहने के बावजूद उसके मन से यह भय दूर नहीं हुआ। खास तौर से रहमान काबुली के बारे में वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उस पर खास नजर रखने के लिए वह मुझसे बार बार प्रार्थना करती थी। मैं उसके संदेह को हंसकर उड़ा देने की कोशिश करता तो वह मुझसे एक एक कर कई सवाल पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलामी प्रथा अभी भी चालू नहीं है? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटे से बच्चे को चुराकर ले जाना बिल्कुल मामूली सी बात है? मुझे मानना पड़ा कि यह बात बिल्कुल असंभव तो नहीं, पर यकीन योग्य भी नहीं है।
विश्वास करने की शक्ति हर एक में समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना ही रह गया। लेकिन सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमान को अपने घर में आने से मना नहीं कर सका। हर साल माघ के महीने में रहमान अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपने रुपयों की वसूली में बुरी तरह फंसा रहता है। घर घर दौड़ना पड़ता है, फिर भी वह एक बार मिनी से आकर मिल ही जाता है। देखने में लगता है जैसे दोनों में कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखता हूँ कि वह शाम को जरूर आता है। अंधेरे कमरे में कोने में उस ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने, झोली झिंगोली वाले लंबे तड़ांग आदमी को देखकर सचमुच मन में अचानक एक भय सा लगता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मिनी काबुली वाला कहकर हंसते हंसते दौड़ती चली जाती है और अलग अलग उम्र के दो मित्रों में पुराना सहज मजाक चलने लगता है, तो मेरा हृदय खुशी से भर उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा अपनी किताब की प्रूफ देख रहा था। सर्दियों के दिन खत्म होने से पहले आज 2-3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों ओर सभी दांत किटकिटा रहे थे। खिड़कियों के रास्ते धूप आकर मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही थी। यह धूप मुझे बड़ी सुहावनी लग रही थी। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। गुलबंद लपेटे सवेरे सैर को निकलने वाले लोग अपनी सैर समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी वक्त सड़क पर बड़ा शोरगुल सुनाई पड़ा। देखा, हमारे रहमान को 2 सिपाही बांधे चले आ रहे हैं और उसके पीछे पीछे तमाशबीन लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमान के कपड़ों पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से रंगा हुआ छुरा है। मैंने दरवाजे से बाहर जाकर सिपाहियों से पूछा कि मामला क्या है। कुछ उस सिपाही से और कुछ रहमान से सुना कि हमारे पड़ोस में एक आदमी ने रहमान से उधार में एक रामपुरी चादर खरीदी थी। कुछ रुपए अभी भी उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से वह साफ मुकर गया। इसी पर बहस होते होते रहमान ने उसे छोड़ा भोंक दिया। रहमान उस झूठे आदमी के प्रति तरह तरह की गंदी गालियां बक रहा था कि इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल गई। क्षण भर में रहमान का चेहरा उगलती आंख को त्याग कर उजली हंसी से खिल उठा। उसके कंधे पर आज एक झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की पुरानी बहस न छिड़ सकी। मिनी आते ही एकाएक उससे पूछ बैठी, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर कहा, वहीं तो जा रहा हूँ। उसे लगा उसके इस जवाब से मिनी मुस्कुराई नहीं। तब उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। संगीन चोट पहुंचाने के जुर्म में रहमान को कई वर्ष की कैद सजा हो गई। उसके बारे में मैं धीरे धीरे भूल ही गया। हम लोग जब अपने अपने घरों में रोजाना के काम में लगे हुए आराम से दिन गुजार रहे थे, तब पहाड़ों पर आजाद घूमने वाला आदमी जेल की दीवारों में कैसे साल पर साल गुजार रहा होगा, यह बात कभी हमारे मन में आई ही नहीं। चंचल हृदय मिनी का बर्ताव तो और भी शर्मनाक था। यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ी। उसने बड़े ही बैलेंस ढंग से अपने पुरानों मित्रों को बुलाकर पहले तो नबी सईस के साथ दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे दोस्तों के बदले एक के बाद एक सहेलियां जुटने लगी। यहाँ तक कि अब यह अपने बाबू के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखलाई देती। मैंने भी एक तरह से उसके साथ कुट्टी कर ली थी। काफी साल बीत गए। फिर शरद ऋतु का मौसम आ गया। मेरी मिनी की शादी तय हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टी में ही ब्याह हो जाएगा। कैलाश वासिनी पार्वती के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पिता का घर अंधेरे कर पति के घर चली जाएगी। बड़े ही मन लुभावने ढंग से आज सवेरा सूर्य उदय हुआ है। बरसात के बाद सर्दियों की नई धुली हुई धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए साफ और खरे सोने का रंग अपना लिया है। कलकत्ता के गलियारों में आपस में सटी हुई ईंटों वाली गंदी इमारतों पर भी इस सूर्य की चमक ने एक अनोखी सुंदरता बिखेर दी है। हमारे घर पर सवेरा होने से पहले ही शहनाई बज रही है। मुझे लग रहा है जैसे वह शहनाई मेरे हृदय में पसलियों के भीतर रोती हुई बज रही है। उसका करण भैरवी राग
जैसे मेरे सामने खड़ी बिच्छुओं की पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ दुनिया भर में फैलाए दे रहा हो। आज मेरी मिनी का ब्याह है। आज सवेरे से ही बड़ी चहल पहल और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आंगन में बांस बांधकर शामियाना लग रहा है। मकान के कमरों में और बरामदे पर झाड़ लटकाए जाने की टन सुनाई पड़ रही है। हाय हुल्ला का तो कोई अंत ही नहीं। मैं अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था कि रहमान आकर सलाम करते हुए खड़ा हो गया। शुरू में तो उसे पहचान ही न सका। उसके पास वह झोली नहीं थी, उसके वे लंबे पट्टेदार बाल नहीं थे और न चेहरे पर चमक थी। आखिर में मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे पहचान गया। क्यों रहमान, कब आए? मैंने पूछा। उसने कहा, कल शाम ही जेल से छूटा हूँ। यह बात मेरे कानों में जैसी जोर से टकराई। अब से पहले किसी खूनी को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसे देखकर मेरा सारा मन विचलित सा हो गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह व्यक्ति यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे यहाँ एक जरूरी काम है, मैं उसी में लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ। मेरी बात सुनते ही वह उसी क्षण जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ संकोच से भरकर बोला, एक बार खोखी को देख नहीं सकता क्या? शायद उसके मन में यही विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बनी हुई है, या उसने सोचा था कि मिनी आज भी वैसे ही पहले की तरह काबुली वाला पुकारती भागती हुई आ जाएगी और उसकी हंसी भरी अनोखी बातों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ तक कि पहले की दोस्ती की याद कर वह एक पेटी अंगूर और कागज के दोने में थोड़ा किशमिश बादाम शायद किसी अपने वतनी दोस्त से मांग कर ले आया था। उसकी पहली वाली झोली उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर पर काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। वह कुछ उदास सा हो गया। वह खामोश मेरी और एकटक देखता रहा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में एक दर्द की टीस सी उठी। सोच रहा था कि उसे बुला लूं, फिर देखा वह खुद ही चला आ रहा है। नजदीक आकर उसने कहा, यह अंगूर, किशमिश और बादाम खोखी के लिए लाया हूँ, उसको दे दीजिएगा। सब लेकर मैंने दाम देना चाहा तो उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू, हमेशा याद रहेगी। इसका मुझे पैसा ना दे बाबू, जैसी तुम्हारी लड़की है वैसी मेरी भी एक लड़की मेरे देश में है। मैं उसकी याद कर तुम्हारी खोखी के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में लिए चला आता था। मैं यहाँ अब कोई सौदा बेचने नहीं आया। इतना कहकर उसने अपने ढीले ढीले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला सा कागज निकाला और बड़े प्यार से उसकी तह खोलकर दोनों हाथ से उसे मेज पर फैला दिया। मैंने देखा, कागज पर एक नन्हे से हाथ के पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, सिर्फ हथेली में थोड़ी सी कालिख लगाकर उसी का निशान ले लिया गया है। बेटी की इस नन्ही सी याद को छाती से लगाए रहमान हर साल कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता था। जैसे उस नाजुक नन्हे हाथ का स्पर्श उसके बिछोह से भरे चौड़े सीने में अमृत घोलता रहता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर मैं यह भूल गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं किसी ऊंचे घराने का बंगाली। तब मैं यह अनुभव करने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी नन्ही पार्वती के हाथ की निशानी ने ही मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। घर में इस पर कड़ी आपत्ति की गई, पर मैंने एक न सुनी। ब्याह की लाल बनारसी साड़ी पहने, माथे पर चंदन की अल्पना सजाए दुल्हन बनी मिनी शर्म से भरी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका सा गया। अपनी पुरानी बातें अब की बार दोहरा न सका। अंत में हंसकर बोला, खोकी, तुम ससुराल जाओगी? मिनी अब ससुराल शब्द का मतलब अच्छी तरह समझती है। उससे पहले की तरह जवाब देता न बना। रहमान का सवाल सुनकर शर्म से लाल हो मुंह फेर कर खड़ी हो गई।
काबुली से मिनी के पहले दिन की मुलाकात मुझे याद आ गई। मन न जाने कैसी वेदना से भर उठा। मिनी के चले जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर रहमान वहीं जमीन पर बैठ गया। अचानक उसके मन में एक बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी इस बीच इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसके नए ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी। वह उसे फिर से पहले वाले रूप में नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में न जाने उसका क्या हुआ होगा। सवेरे के वक्त सर्दियों की सुहावनी कोमल धूप में शहनाई बजने लगी और कलकत्ता की एक गली में बैठा हुआ रहमान अफगानिस्तान के मेरू पर्वतों का दृश्य देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा नोट निकाल कर दिया। कहा, रहमान, तुम अपने देश अपनी बेटी के पास जाओ। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। यह रुपया दान करने के पश्चात मुझे विवाह उत्सव की 2-4 चीजें कम करनी पड़ी। मन में जैसी इच्छा थी उस तरह रोशनी नहीं कर सका। किले का अंग्रेजी बैंड भी नहीं मंगा पाया। घर में औरतें बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, लेकिन मंगल ज्योति से मेरा यह शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।